बहुत ही कम बचा चुका, बहुत ही कम वक्त है जो हमें पढ़ाई की ओर लेके जा रहा है, और कम ही हमारे टॉपिक बचे हुए हैं अब। और जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, उतना जल्द से जल्द आप अपनी जो एम है उसको प्राप्त कर लोगे। उठो, अब तक जो आपने नहीं किया किया उसको छोड़ दो, भूल दो। अब भी आपके पास वक्त बचा है पढ़ाई के लिए, उसको शुरू करो। मान लो आपके हाथ से गलती हुई है, टाइम नहीं मिल रहा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई। तो आप सबका फोकस पढ़ाई पे रहना है और पढ़ाई के साथ आगे बढ़ना है। पिछले हफ्ते के लास्ट क्लास में हमने देखा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण हैं, 4 स्टेज हैं। बता सकता है कोई मेरे को 4 स्टेज? पहले स्टेज का नाम? कोई मुझे बता सकता संवेदी है क्या? अवस्था, वैचारिक अवस्था। संवेदी कामक अवस्था है जो 0 से लेकर 2 तक चलती है। पहली जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 है। दूसरी क्या है, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक, वेरी नाइस, जिसका अवधि क्या है? 2 से 7। वेरी नाइस। दो। और इसमें 2 चरण और किए हैं, जो सब चरण है, जिसका 2 से 4 और 4 से 7, ऐसे में उसका विभाजन किया है, पूर्व संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक। वेरी नाइस। फिर आता है तीसरा चरण, जिसका नाम है, तीसरे चरण का नाम क्या है? मूर्त मृत संक्रियात्मक वेरी नाइस, मृत संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था अवस्था, जिसका अवधि है 7 से 11 वर्ष सर। वेरी नाइस, 7 से 11 वर्ष। और अंतिम चरण है जिसका नाम है औपचारिक सतत औपचारिक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वेरी नाइस, औपचारिक अमृत, औपचारिक या अमृत तो संक्रियात्मक अवस्था, जिसका अवधि है 11 वर्ष 11। से ऊपर से आगे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलो आज हम देखने वाले हैं वो सब कुछ जो था, वो जो भी सब कुछ था, उनका कहने का मतलब यही था कि बच्चा अपना संज्ञान कैसे बनाता है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर्ड करता है। हम जिस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं नॉलेज का, बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगता है, तो अपना जो संज्ञान है, अपनी जो संज्ञान की व्याप्ति है, उसको आगे लेकर जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी कोहलबर्ग के सिद्धांत को, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को चैलेंज करता है। इनका नाम है, आपके डिस्प्ले पर दिख रही है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। इन महाशय का जन्म, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1927 को हुआ और मृत्यु हुआ 1987 यानी 87 को हुआ। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का कहने का मतलब या बोलने का जो भी कुछ है, इन्होंने नैतिकता पर ज्यादा भर दिया है। किस पर दिया है? नैतिकता, मोरालिटी। नैतिकता से ही इंसान सब कुछ सीखता है। इंसान नैतिक दुर्वस्था में होने के बावजूद ही वो सब कुछ समझता है। अब देखो, ये लॉरेंस कोहलबर्ग चैलेंज करता है जीन पियाजे को। वो जीन पियाजे जो स्विस का रहने वाला था, जिसने अपने खुद के बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके उस सिद्धांत का निर्माण किया, जिन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेज दिए। अपोज करता है लॉरेंस कोहलबर्ग कि बच्चे का संज्ञान उसकी हर एक स्टेज में होता तो यही, लेकिन उसको कारणीभूत होता है या फिर एक कारण होता है, वो है नैतिकता। क्या कहता है ये? कि एक नैतिकता ही सब कुछ इंसान को डेवलप करती है। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कथाएं सुनाई और सामने वाले को नैतिक दुविधा में डाला,
और कहा इस पर सोचो और विचार करो। अब ये सोचो और विचार करने के बाद ही कुछ बातें ऐसे क्लियर होती हैं। देखो, उसने जिन जिन कथाओं को बताया उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिका में इंसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। इंसानियत की अस्तित्व को, उसको, उसके खुद के रहने को महत्व है। और इसी अमेरिका के एक छोटे से गांव में हैजिन नामक एक आदमी रहता था, जो मैरिड था और उसकी वाइफ बीमार थी। और वो एक ऐसी बीमारी थी कि वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, यानी बहुत ही, जिसका इलाज ही नहीं हो रहा, इस तरह की, जैसे कि हम बोलते हैं कैंसर वगैरह, उसी से भी थोड़ा ज्यादा वाली बीमारी। और जब बेबी बीमार थी, बार बार बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल लेके जाना, वहां का खर्चा कराना, और इसी वजह से उसके हालात जो इकोनॉमिक था वो थोड़ा गरीबी हालात का। और जितने भी कुछ खर्चा हुआ वो अपने दोस्तों से, मेहमानों से, दोस्तों से, आस पड़ोसियों से लेकर, मांग कर और वापस देने के वादे पर उसने लिए थे और खर्चे किए थे। एक दिन, देखो, अब तक उसने, ये उसका बैकग्राउंड क्या था कि अब तक लोगों से पैसे उधार ले चुका है और लिए हुए पैसे उसको वापस देने हैं। ऐसे में एक उसकी बेबी और बीमार पड़ती है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। और हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद उसके उपचार के लिए, उन्हें उसके देखभाल के लिए जो दवाइयां चाहिए थी वो बहुत ही महंगी थी। और अब उसके पास पैसे नहीं थे, और उसके पास अब क्या नहीं थे, पैसे ही नहीं थे। और फिर उसने अपने जितने भी जो बचे कुचे थे मेहमान, उनसे पैसों की दरख्वास्त की, पैसे मांगे। और जिन जिन के भी दरवाजे वो पैसे के लिए गया, उन किसी से भी पैसे नहीं मिले। और जिन्होंने भी कहा कि तू पहले पैसे मेरे उधार ले चुका है, वो देना तो दूर, अब तू और मांग रहा है, अब हम तुझे को पैसे नहीं दे सकते। और वो दवाइयां भी जो थी वो बहुत ही महंगी थी, और वो दुर्मिल थी, यानी ऐसे सभी जनरल स्टोर पे मिलने वाली दवाइयां नहीं थी। तो इसी वजह से क्या हुआ था, वो जो मेडिकल वाला था जो बेच रहा था दवाइयां, उसने उस दवाई का दाम मूल दाम से 10 गुना ज्यादा रखा था। क्या रखा था? 10 गुना ज्यादा रखा था। मान लो वो दवाइयां 10 रुपए को मिलती है, तो उन्होंने उसको 10 गुना यानी 100 रुपए को बेच दिया। तो वो हजारों में थी। तो फिर उसके पास उतने पैसे नहीं थे, जितने भी इकट्ठा किए उससे आधे थे, जिससे जिसने उसे ये किया, पैसे मांगे थे। तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो जो दवाई बेच रहा है मेडिकल वाला, उसके पास गया और उससे उसने गुजारिश की कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मेरी बीबी आखिरी स्टेज में है। अगर ये दवाएं ले जाकर लेकर अगर वो बचती भी है तो मेरे पास इतने पैसे हैं, ले लो। ऊपर के पैसे जो बाकी हैं वो बचने के बाद तेरे को मैं वापस कर दूंगा। लेकिन उस स्टोर वाले ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि जितनी कीमत है उतनी सब पेड करो और लेकर जाओ। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। जिसके लिए मैं जीता आया हूं, जिसने मेरी जिंदगी में पल पल के लिए साथ दिया है, वो मेरी बीबी मरने के कगार पर है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये उसके दिल में एक बात रह रही थी। इसीलिए उसने कितने सारे ख्वाब देखे थे उस वाइफ को लेकर, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं और मैं यहां तक आने के लिए मेरी बीबी ने मुझे कितना साथ दिया है। ये पूरा सीन उसके सामने घूम घूम रहा था और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। ये एक उसके लिए एक भावना, एक इमोशंस उसके सामने मंडरा रहा था। और इसी वजह से उसने एक डिसीजन लिया और उसने उस मेडिकल वाले से और एक बार कहा कि तू दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
उसने उस दवाई को देने को इनकार किया, तो उसने वो दवाई उस मेडिकल से चुराई। उस मेडिकल से उसने क्या की, दवाई को चुराया। अब देखो, इसको उसने जो दवाइयों को चुराया है, तो वो दवाई, आप, ये हो गई स्टोरी। अब इस स्टोरी पर उसने बहुत सारे लोगों पर ये सामने रखा और दुविधा में डाला। और इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। एक है नैतिक दुविधा, इथिकल डिलेमेंट्स। अब ये जो नैतिक दुविधा है, नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को या दो से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करना पड़ता है, तो वो दुविधा बनती है। तो अब क्वेश्चन ये है, मैंने जो कहानी बताई है आपको, वो क्वेश्चन में से क्या हाइजीन ने दवाई या फिर वो हाइजीन है, दाइज हुआ है वहां पर, वो हाइजीन को दवाई चुरानी चाहिए थी? आपको मेरे को आंसर देना है, क्या हाइजीन को वो दवाई चुरानी चाहिए थी? यस नहीं। और नो? नहीं नहीं सर, नहीं चुरानी नहीं चाहिए सर। थी। आप नो। नहीं चुरानी चाहिए थी? अब नहीं चाहिए थे, तो देखो अभी, क्या एक पति को, क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाइयां चुरानी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ, यस सर। ये क्योंकि वो नैतिक इमरजेंसी थी। इमरजेंसी थी। अगर मैं दवाइयां नहीं लेके जाऊंगा तो मर जाएगी, बराबर। जिसने, जिसके साथ मैंने पूरे संसार को निभाने का वादा किया है, जैसे की तुम्ही ते नवरा बायको बरोबर ते 7 फेरे घेता, वैसे मैंने जिंदगी जीने का जो कुछ ये किया था, और उसको छोड़ के वो चली जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो फिर क्या हाइजीन को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं? फिर उसी हाँ पे आता सर। हूं। हाँ सर। हाँ पहले तो आप कह रहे थे ना बोल के गलत है, चुरानी नहीं चाहिए थी। अब बोल रहे हैं हाँ। यह है नैतिक दुविधा कि दोनों भी कार्य है। दवाइयां चुराना गलत है क्योंकि चोरी करना गलत है, लेकिन पत्नी की जान भी महत्वपूर्ण है। तो आप ये दो दुविधा में पड़ गए हैं। जो नैतिक कार्य है, जो इथिक्स है आपका, वो यहाँ पर आपको तो ये कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। चुराना गलत है, लेकिन अपनी बीवी की जान बचाने के लिए चुराना जरूरी है, बराबर। ये नैतिक दुविधा में पड़ता है। तो दूसरा स्टेज आता है नैतिक तर्कना का। अब जब नैतिक तर्कना हम करते हैं कि सही या गलत का फैसला, कि सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। जैसे कि हाइजीन ने चोरी करके सही किया या गलत किया? उसने चोरी किया, वो सही किया कि गलत किया? आपको बताना है। सही हाइजीन ने किया। सही किया, सही किया। तो फिर क्या सही चोरी किया। करना सही है? हाइजीन ने चोरी किया सही है, लेकिन फिर चोरी करना सही है नहीं, गलत है? नहीं चोरी सर, करना चोरी गलत करना है। गलत है, चोरी लेकिन करना गलत है, सिचुएशन के हिसाब से वो सही था। करेक्ट। तो यही बताता है, कोहलबर्ग को यही बताना है कि इंसान जिस दुविधा में पड़ता है, मोरालिटी में आता है, और उस इथिक को बाहर निकालने के लिए वो कहीं ना कुछ सही को चुनता है, और इसी से उसकी नैतिकता बढ़ती है और वो कुछ सीखता है। जैसे कि जिन पियाजे ने कहा सीखने के कुछ स्टेजेस बताए, उसने उसमें संकल्पना निर्मिति, स्मरण, इस प्रत्यक्षीकरण, इन सबको महत्व दिया। लेकिन उसके आगे जाकर जो संज्ञान होता है, जो ज्ञान बढ़ता है, उसके बारे में हाइजीन ने क्या कहा, नैतिक तर्कना और दुविधा, इनमें अगर इंसान रहेगा तो यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे आप बताओ कि आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, यस और नो? यस और नो? सीटीईटी के एग्जाम में यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करना सही है गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। अगर आप सीटीईटी पास होने के लिए कॉपी करते हैं, तो फिर वो सही है गलत है? गलत ही है। क्योंकि आपको, आपने 50 30 20 लाख रुपए वो संस्था चालक के पास भरे हैं, और उसने आपको लास्ट अल्टीमेट दिया है कि तू पास हो जा, वरना तेरे 20 लाख भी नहीं दूंगा और तेरे को जॉब पर भी नहीं लूंगा।
तो ऐसे वक्त आप क्या करेंगे, कौन सा डिसीजन लेंगे कि सीटीटी स्टडी मेहनत लगाकर पास करेंगे, या फिर ऐसे वक्त वो कॉपी कर कर कुछ हाईटेक इस्तेमाल कर कर पास करेंगे? तो मेहनत करके। पास। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके उस सिचुएशन में कैसे बाहर आते हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, और उसी से आपका डेवलपमेंट बढ़ते जाता है। जिन पियाजे के इस नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर, जिन पियाजे ने भी अपने नैतिक मुद्दों को सिद्धांत रखा था, उसके दो तीन सिद्धांत है जिन पियाजे के, जो हमने संज्ञानात्मक का देखा था, नैतिक मुद्दों का भी था उसका। उससे प्रेरित होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया। नैतिक न्याय यानी इथिक, बराबर, और इसको डिसीजन करना है, एक न्याय देना है, और न्याय देने के लिए इंसान को नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा में डाल दिया। इन्होंने क्या किया, 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए साक्षात्कार लिए। साक्षात्कार का मतलब मुलाकात लेना, साक्षात्कार का मतलब मुलाकात मराठी मध्ये, और इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहा जाता है। तो इंटरव्यू लेते वक्त अभी जो मैंने आपको कथाएं बताई, उसी तरह की हजारों कथाएं अलग अलग तरीके उन्होंने बच्चों के सामने रखी, और बच्चों को नैतिक दुविधा में और नैतिक तर्कना में डालकर बच्चों को उस अवस्था में देखा, और बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये देखकर उन्होंने इसके भी कुछ स्टेजेस बनाए, और उसमें उसमें उन्होंने कौन से स्टेज में बच्चा किस तरह का डिसीजन लेता है ये बताया। बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है, जो अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। कोलबर्ग प्रयोगों में लघु कथाओं का उपस्थित कर उन उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। जो मैंने कहा, उन्होंने हजारों कथाओं का समावेश अपने इस में किया है, और समावेश कर कर उन्होंने बच्चों को नैतिक तर्कता, नैतिक दुविधा में और नैतिक तर्कना में डालकर उनकी सोच को डेवलप किया। अब इन कथाओं से उन्हें जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके उन्होंने नैतिक विकास के कुछ स्तर बनाए, और वो स्तर, उसमें से जो व्यक्ति भी होता है वो 3 स्तरों से गुजरता है। हर एक स्तर दो दो अवस्था का है। यानी अब ये जो जिन लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने अपने सिद्धांत, मूल सिद्धांत 3 अवस्थाओं में मांडाय रखा आहे। यांनी जो आपला हा सिद्धांत आहे, या सिद्धांतामध्ये 3 स्टेज आहे। किती स्टेज आहे? 3। यानी इसके कितने चरण है? 3 चरण है, और हर एक चरण में 2 सब पॉइंट है। असे ये लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रमुख 3 चरण हैं, और हर एक चरण में 2-2 उपचरण हैं, और उसी से व्यक्ति गुजरता है, और उसी से हर एक अवस्थाओं में उन्होंने उम्र कम ज्यादा की है, और उसी अवस्थाओं से गुजरते हुए इंसान का डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, छात्र का डेवलपमेंट होता है, ये उन्होंने बताया। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो देखेंगे। इन्होंने जो, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है देखो, कि बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है। अब मैंने पिछले मर्तबा आपको कुछ डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाए थे, याद है? अब वो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अब तक आपने जो 150 मार्क के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, वो देखकर यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आप 150 मार्क का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ हाँ सर, कर कर रहे रहे हैं। हैं। कर रहे हैं। अगर सब कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सब नहीं कर रहे हैं तो मैं वो टेस्ट लेना बंद कर दूंगा। आज मैं देखूंगा नहीं सब सर, टेस्ट नहीं। नहीं हाँ। दे रहे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं देख रहा हूँ, देखूंगा। देखने के बाद हर एक का प्रोग्रेस देखूंगा, प्रोग्रेस ग्रुप पर डालने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद तय करूंगा कि उसको चालू रखना है कि बंद रखना है। अब तक जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की है, उन लोगों को आज शाम 10 बजे के बाद बैच दिखना बंद हो जाएगी, उसको ऑपरेट वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जिन लोगों ने फी को पेड नहीं किया है, और जिन लोगों ने मेरे को पर्सनली कॉल करके कुछ बताया है, तो उन लोगों का चालू रखूंगा, और बाकी को जो जिन्होंने अभी फी पेड नहीं की है, उन लोगों का आज शाम 10 बजे से बंद हो जाए।
तो चलो हम देखेंगे कोलबर्ग के जो स्टेज हैं, जो 3 स्तरों में ये सम्मिलित है, और इनके जो प्रत्येक स्तर, जो कुछ स्टेजेस हैं, वो किस तरह से हैं। इन्होंने जो स्टेज शुरू की है वो 7 साल से शुरू की है, जिसका पहले स्टेज का नाम है, पहले स्टेज का नाम क्या है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जो 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का है। प्री ट्रेडिशनल लेवल, इसमें क्या होता है, देखो, बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, अपनी जो नीड है उसके बारे में सोचेगा, उसकी गरज क्या है, जितनी गरज ज्यादा उतना वो अपना सही गलत को ध्यान नहीं रखेगा और करेगा। अमेरिका की एक बात है, मैंने बताई है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ और एक बार। अमेरिका की ये घटना है, एक 10 साल के बच्चे ने भूख की वजह से भूख की वजह से चोरी की। किस बात की चोरी की पता है? उसने वड़ा पाव की चोरी की, जिसको बर्गर वगैरह बोला जाता है अमेरिका में। तो उसकी चोरी की, और उसकी चोरी करने के बावजूद उस दुकान के मालिक ने बच्चे को पीटा और जेल भेजा। और उसके बाद उसकी केस बनी, और वो केस चली गई न्यायालय में, यानी कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद और वो पूरा छानबीन करने के बाद जज ने कहा कि एक मानवता को कलंक है। देखो जज ने क्या कहा, कि एक मानवता का कलंक है ये। एक तो ऐसे लोग भूखे नहीं होना है, बच्चे भूखे नहीं होना है, और ये हम सबको शर्म की बात है। ये दूसरी बात है कि उस दुकानदार ने केस की और यहाँ पर भेजा, और ये मुकदमा चल रहा है। ये हमारे पूरे मानव जाति का एक कलंक है कि बच्चा भूखा है, और भूख के मारे उसने उस चीज की चोरी की, और चोरी करने के बाद तुमने उसको केस की। हाँ? और यहाँ पर है आप। तो उस जज ने पूरी अवस्थाओं का छानबीन करने के बाद ये तय किया उसने, कि मैं इस दुकानदार को $10,000 का दंड देता हूं, क्योंकि उसने उस बच्ची की हालत को नहीं जाना, उसकी हालत को नहीं, उसको तरस आया, उसने मानव जाति को कलंक लगाया। ऐसे बोलकर उसने उस दुकानदार पे ही मुकदमा चलाया, दंड लगाया $10,000 का। तो यहां से हमें पूरी मानवता का ख्याल रखना है, और ऐसी दोबारा केस ना आए, इसकी जांच हमारे पूरे देश को रखनी है। ऐसे उसने कहकर उस केस को रफा दफा कर। तो ये हालत है एक्चुअल। देश कितना बड़ा है, क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां भी जाए ये अवस्था है ही। भूख के मारे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं, खाने के लिए, भूख के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। तो इस वक्त के इस हालत के जो बच्चे हैं ना, 10 साल से 10 वर्ष के, तो ये पूर्व परंपरागत में आते हैं। और ये बालकों को जो भी कुछ होती है अपनी आवश्यकताओं से संबंधित सोचते हैं। इसीलिए उस बच्चे ने, वो 7 साल 10 साल के बच्चे ने चोरी की। किस लिए, क्या चोरी की कर करके? तो बर्गर की चोरी की। उसकी नीड क्या थी, अगर मैं वो बर्गर नहीं चोरी करूंगा तो मैं मर जाऊंगा भूख के मारे। यही सोचकर ना उसने डायमंड को चोरी किया, ना पैसों को चोरी किया, डायरेक्टली उसने सिर्फ बर्गर को चोरी किया। तो ये जो उम्र है 7 से 10, हमारी आवश्यकता क्या है, उतने ही बारे में सोचते हैं और उतना ही करते हैं। याद आया? ध्यान में क्या रखना है कि इस अवस्था में बच्चा सोचता है क्या है, सोचते कैसा है। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक दुविधा में बच्चे होते हैं। अभी वही बच्चा ना, कि उसने जिसने बर्गर को चोरी किए, तो दुविधा में क्या था, चोरी करना गलत है, लेकिन उसने चोरी की, वो सही है गलत है? अभी इस बच्चे ने चोरी की तो गलत है, लेकिन उस हालत में जो चोरी की वो सही है गलत है? सही है गलत है? सही सही है है। गलत है? सही है। सही है सर। अगर वो, मान लो अगर वो चोरी नहीं करता तो क्या हानि होती? अगर वो चोरी अगर करता नहीं करता तो क्या हानि होती थी उसकी, यानी तोटा काय होता त्याचा? चोरी नाही केली, बर्गरची चोरी नाही केली असती तर काय झालं असतं, नाही केली असती तर म्हणतोय मी, वो भूख के मारे मर जाता ना।
मरण भूख के पावला मारे, असता सर. यस, भूख के मारे मर जाता। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादा कुछ नहीं करते, वहां का उस जो आवश्यकता है, उसकी नीड है, उसके बारे में ही सोचते हैं, उसी दुविधा में होता है और उसी दुविधा से वो सोचकर वो निर्णय लेता है। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, इससे संबंध होता है। अभी ये जो कार्य करते हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ, वो चोरी कर रहा हूँ, सही है कि गलत है कि क्या नहीं है, इसके बारे में वो सोचते हैं और इससे ही संबंधित होता है। फिर यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने दंड। अभी इसमें क्या होता है कि तुमने चोरी की तो वो गलत हो गया, तुमने चोरी नहीं की, अच्छा रह रहा है तो वो अच्छा है, सही है। ये सब कुछ क्यों होता है कि अच्छा या बुरा, तुम अच्छे हो, तुम अच्छा लड़का हो, हाँ, चोरी नहीं करता है, सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो अच्छा है। अगर वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, कुछ करता है, तो वो बुरा है। यानी उसे सही या गलत की व्याख्या है। अगर सही है तो उसको एक प्रशंसा के तौर पर कुछ इनाम मिलेगा, अगर गलत है तो उसको दंड मिलेगा। बराबर, गलत है तो क्या होगा, दंड मिलेगा। अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके पास परिणाम मापी जाती है कि उसको उसी तरह का दंड दिया जाता है, उसी तरह का उसको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये हो गई पहली स्टेज, ये हो गई पहली स्टेज। इसके भीतर दो उप स्टेज आते हैं, इसके भीतर क्या आता है, दो उप स्टेज। एक है पहला दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी दंड। अब उसने चोरी की तो उसको दंड मिलेगा। बराबर, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। यानी तू जर हे काम नाही केला तर मी तुला दंड देईन। आता आपण म्हणतो की नाही आपल्या मुलाला की ते इकडून घेऊन ये, ते घेऊन ये, ते उठून आणत नाही, मग तुम्ही काय करता, तू घेऊन येतो का तुला मारू, असं दम देता तर मग तो मुलगा भीतीपोटी आणतो, दुसरं कशापोटी आणत नाही। बघा 7 ते 10 वर्षाचा मुलगा तुम्ही सांगेल ते ऐकतो, का बरं ऐकतो, वो तुम जो भी कुछ कहते हो, तो जो कुछ बताते हो, तुम जो कुछ उसको ऑर्डर देते हो, वो क्यों सुनता है। अगर नहीं भी सुनता है तो तुम उसको अपने पति का यानी उसके बेटे के पिताजी का डर देते हो कि तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी, वो तुमको मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे। तो वो डर के भाव से वो काम करता है, उसे करना नहीं होता। सही है गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है। लोग सही रस्ते हाँ सही सर, सही सही है है। सही लोग रास्ते पर दारू नहीं पीते, क्यों, क्योंकि चालान कटता है। लोग गाड़ी पर ट्रिपल सीट नहीं जाते क्योंकि चालान कटता है। ये दंड के मारे से वो आज्ञा का पालन करते हैं। अगर ये डर नहीं होता, ये दंड नहीं होता, तो लोग कैसा भी क्या भी करते। यस सर नो, यस सर नो। यस सर यस तो सर। इस अवस्था के जो बालक हैं, इनमें नैतिकता का ज्ञान अच्छी तरह से होता है, गहराई तक। तो बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है, वो परेशानी में नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो दंड मिलेगा, हाँ, तो दंड को बचाने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। तो कोलबर्ग का मानना यही है कि कोई भी बच्चा यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण वो दंड से बचना चाहता है, और सिर्फ वो दंड से बचने के लिए ही वो ये सब कुछ करता है। अब मान लो तुम्हारा बच्चा छोटा है, 10 से 10 साल का, यानी दूसरी से 5वीं कक्षा तक जाने वाला बच्चा होगा। और ये बच्चा, अभी ठंडी का माहौल चल रहा है और तुमने कहा कि नहा लो जल्दी से, बच्चे का दिल नहीं कर रहा है नहाने का, लेकिन तुमने कहा तू नहाता है कि मैं तुझे पीटूं, तो बच्चा नहाएगा कि नहीं नहाएगा, नहाएगा क्यों सर डर नहाएगा, से नहाएगा। क्यों नहाएगा, क्यों नहाएगा। पीटने के डर से सर पीटने हाँ, पीटने के डर तो से। समझ में आया आपको, पूर्व परंपरागत स्थिति में ये दंड और आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आया। ओके, तो उसमें का ही दूसरा स्टेज है आत्मा अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, यानी खुद की रुचि होना। अब देखो कभी कभी बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन लग गया तो वो बच्चे खुद होके नहाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रश करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि होती है। और वो क्यों करता है, तो उसके बारे में उसको कुछ ना कुछ मिलता है, प्रतिफल। हाँ? तो इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, जो उसको सही लगता है, जो उसका अच्छा है वही काम करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। एक तो वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। पुरस्कार, अब देखो स्कूल में, हाँ, स्कूल में बच्चा अच्छा रहेगा, अच्छे कपड़े पहन कर जाएगा,
डिसिप्लिन से रहेगा, मस्ती नहीं करेगा, किसी को छेड़छाड़ नहीं करेगा, स्टडी बराबर करेगा, होमवर्क करेगा। क्यों करता है वो? क्योंकि ईयर ऑफ द स्टूडेंट ये अवार्ड मिलाने के लिए, सब उसको अच्छा कहे इसलिए। सभी स्कूल में वो अवार्ड दिया जाता है ऐसे भी नहीं, तो कभी कभी कहे ना ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये एक कहने के लिए, वो नियम का पालन करने के लिए सब कुछ कर रहा है। समझ में आया? आत्म अभिरुचि तथा प्रतिकूल अभिमुखता, ये दो स्टेज है। दूसरा स्टेज आता है, इसका मेन दूसरा स्टेज है परंपरागत नैतिक स्तर। वो पूर्व परंपरागत था, अब परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको कोहलबर्ग ने नाम दिया। अब ये जो परंपरागत नैतिक स्तर है, ये 10 साल से लेके 13 साल, 10 से लेके कहां तक है? 13 साल। 13। नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है ये। इसकी अवधि 10 से 13 साल के मध्य होती है। इस स्तर में बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में अंतरीकृत कर लेता है। मानक यानी नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी नियम, दूसरों के जो नियम है वो स्वयं में ढाल लेता है और खुद को वैसा करने की सोचता है। मानकों के अनुसार ही वो सही गलत का निर्णय लेता है। अगर मानव मानक है कि चोरी करना गलत है, तो फिर वो यहाँ पर निर्णय लेगा चोरी करना गलत है। हमारे स्कूल में भी लिखा होता है, नेमी करे बोलावे, चोरी करो नहीं। ये उसके मानक होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। नैतिकता में यही बात आती है, और ये नैतिकता के रूल को वो फॉलो करते करते ये सब कुछ फिट हो जाता है, और फिर जिंदगी में कहीं भी उसका पड़ाव आता है तो वो निर्णय यही नैतिक मूल्यों पर लेता है। वे समस्त क्रियाएं सही हैं जिनसे दूसरों की मदद होती है। अब ये वो सभी क्रियाएं सही हैं जिनसे दूसरों की मदद होती है। अब जब दूसरों को हम मदद करते हैं वो सभी क्रियाएं सही होती हैं, गलत थोड़ी होती है। किसी ने पानी मांगा, उसको पानी देना गलत है क्या सही है? किसी ने पानी मांगा तो उसको देना गलत है या सही है? सही सही है। है। सही है। सही है। और ये जो मानक है ये परंपरागत नैतिक स्तर में आते हैं, जो 10 से 13 वर्ष के बीच आते हैं। अब हम देखेंगे इसके बीच में आने वाले दो स्तर। अब एक आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता का, और दूसरा आता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, जो हमने सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सेशन में देखा था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वो क्या है। तो अब ये जो आया परंपरागत नैतिक स्तर में आया, परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक का है, जिसमें पहला आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं, तथा सर वे आवाज ब्रेक होतोय। बच्चे क्या करते हैं, हेलो। नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे आपका नियम है वो नियम को फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, तो वो रूल्स वो फॉलो करता है। क्यों करता है? अधिकार संरक्षण करने के लिए। क्यों करता है? अधिकार संरक्षण करने के लिए। स्कूल पे समय में आना है, जैसे कि 11 बजे स्कूल होती है तो 11:45 को ही जाएगा। वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां को उसके प्रति वो जागरूक होता है। वे नियम एवं व्यवस्था के प्रति अनुपालन यानी शिस्त रखना चाहता है, जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भीतर होती है, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो सब कुछ कार्य करता है। नियम देखो ना, अपना बच्चा जो 10 से 13 साल का यानी कौन सी कक्षा में होता है? 10 से 13 साल का बच्चा यानी कौन सी क्लास में होता है? 5वीं से 7वीं। 5वीं से 8वीं 5वीं से 7वीं या 8वीं कक्षा में 8वीं। होता है। हाँ। वेरी नाइस। तो देखो बच्चे नियम को फॉलो करते हैं, जैसे कि होमवर्क नहीं किए तो स्कूल को ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार मिलती है, या फिर मैंने नहीं किया तो गिल्टी फील होती है, बराबर। अगर एक दिन वो स्कूल का ड्रेस पहन कर नहीं चला जाएगा तो भी वो डरता है जाने के लिए। क्यों? क्योंकि रूल है ना, रोज हमारे स्कूल ड्रेस में ही जाना है, शूज पहन के ही जाना है। एक आध दिन शूज खराब हो गया तो भी वो जाने को मना करता है, या फिर मुझे चाहिए बोल के ही बैठ लेता है। क्यों? क्योंकि वो वहां के नियमों को, वहां की व्यवस्थाओं को वो अनुपालन करना चाहता है, उसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसीलिए इस स्टेज में आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसी में दूसरा स्टेज आता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अब अच्छा लड़का कौन बनता है, आप बता पाएंगे मेरे को? अच्छा लड़का कौन है? कौन है जो अच्छा लड़का? नियम सर हाँ अच्छा लड़का माने जो सब बातें सुनता हो, अपने हाँ, वेरी मम्मी नाइस। पापा के सब बातें सुनता हो, जो पढ़ाई जिसमें अच्छा दूसरों का से नम्रता करता सम्मान हो, हो, करता है। बड़ों जो का आदर नियमों को करता पालन हो। करती है। देखो यहाँ पर अच्छा आज्ञाकारी लड़का कैसा होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो अच्छा लड़का होता है वो दूसरों का सम्मान करता है। क्यों करता है दूसरों का सम्मान? क्योंकि वो सम्मान पाने की इच्छा रखता है ना। अगर मैं दूसरों को सम्मान दूं तो वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो सामने वाले को गाली देता है तो सामने वाला क्या उसको, वो क्या महात्मा गांधी है? एक कान नीचे मारने के बजाय दूसरा गाल आगे करेगा, क्या करेगा? इसीलिए बच्चा यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो दूसरों का रिस्पेक्ट करता है। टेक रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, वेरी नाइस। अगर टेक रिस्पेक्ट करेंगे तो ही गेट रिस्पेक्ट मिलेगा, वरना वरना वही मिलेगा जो आपको पता है। इसीलिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये समझ में आया क्या? क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये जो पार्ट है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस पर क्वेश्चन क्या है? बनना ही बनना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये अच्छा लड़का कौन बनता है? कि दूसरों को सम्मान हाँ देना, सर। खुद को सम्मान पाना है। हाँ, अच्छा बनने की कोशिश करता है। जैसे कि डुप्लीकेट जीना, पूरा जिंदगी में डुप्लीकेट, बराबर कि नहीं? हाँ? तो रिस्पेक्ट, घर में अगर कुछ भी यहाँ पर मम्मी की नहीं सुनेगा, पापा की नहीं सुनेगा, लेकिन बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा अच्छा करने की सोचेगा। लेकिन ये घर में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में जहां भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, वो रिस्पेक्ट पाने की और रिस्पेक्ट देने की सोचेगा। अब देखो, जिन बच्चों को ऐसी आदत है वो बच्चों में ये आपको दिख कर भी आएगी। और इसमें का लास्ट स्टेज है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। 13 वर्ष के ऊपर। कितने वर्ष के ऊपर? 13 वर्ष। अब बताओ मुझे, जो पहला स्टेज है उसका नाम क्या है? पहला स्टेज है उसका नाम क्या है? सर पूर्व परंपरागत पूर्व या पूर्व परंपरागत या नैतिक पूर्व स्तर। नैतिक 7 से कहां से 10 कहां? वर्ष। 10 वर्ष। 7 से 7 10 से वर्ष 10 वर्ष। तक। 7 वेरी से नाइस। 10। और दूसरा, दूसरा परंपरागत परंपरागत नैतिक स्तर कहां से? परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 10 से 13 13 वर्ष वर्ष। तक। हाँ। और तीसरा? उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। 13 से ऊपर। समझ में आया? इस स्टेज को याद रखना है। इसका एक चार्ट बना लो। एक ही चार्ट पर, एक ही पन्ने पर उसका चार्ट बनना चाहिए। कैसा? एक ही पन्ने पर बोल रहा हूं मैं, एक ही पन्ने पर। एक ऐसे तीन, एक पेज के 3 फोल्ड करो, जिस तरह से अभी मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर लिखो जीन पियाजे, यहाँ पर लिखो कोहलबर्ग, यहाँ पर लिखो वैगोत्स्की। इसके 4 स्टेज के नाम लिखो, कौन से साल से कौन से साल तक, ईयर तक है। और उसमें उसी में लिखो छोटे छोटे अक्षर में कि उस स्टेज में क्या होता है। फिर ये यहाँ पर कोहलबर्ग आएगा, उसके स्टेज का नाम, उसमें के 2 उप स्टेज, और उसमें क्या क्या आता है। फिर इसका दूसरे स्टेज का नाम, उसके 2 उप स्टेज, उसमें क्या क्या आता है। फिर तीसरा स्टेज, उसमें क्या क्या आएगा। फिर आएगा हमारा वैगोत्स्की, ले वैगोत्स्की जिसके भी स्टेज है, उसमें क्या क्या आएगा। इसी तरह का अगर देखोगे, आप पढ़ोगे, और इसी चार्ट को आपके जो जहां पर बैठते हो स्टडी रूम में, अगर वहां पे चिपकाओगे तो आपको ये याद रहेगा। याद रहे कि ये इंसान, ये चार्ट आपको 3 मार्क देकर जाएगा। कितने मार्क देकर के जाता है? 3 मार्क। लगातार एक के मार्क। पीछे एक, लगातार एक एक इसके पीछे क्वेश्चन आते हैं। लेव व्यागोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, व्यागोत्स्की, व्यागोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ऐसे एक पीछे एक क्वेश्चन आते हैं और ये एक एक मार्क देकर जाते हैं। अगर आपका ये चार्ट एकदम परफेक्ट है तो मान लो आपके मार्क भी परफेक्ट हो जाएंगे। जितना और जैसा चार्ट आपका परफेक्ट है, उसी तरह से काम भी परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप पढ़ाई के लिए कितने सीरियस हैं, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़ाई कितनी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास वजह है ये, तो आप पढ़ाई कर सकोगे। क्योंकि आप नैतिक दुविधा में हो, मैं इस साल क्वालिफाई हो जाऊंगी तो मानो 100% हो जाओ,
आता तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण एक गोष्ट सांगतो, लक्षात घ्या. आता हे आउट ऑफ सिलेबस आहे, आउट ऑफ सिलेबस आहे, याच्याशी संबंधित काही नाही, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. आता तुम्ही किती वर्षाचे आहेत? सगळे 30 वर्षाच्या वरचे आहेत, बरोबर? हे वय 30 वर्ष म्हणजे हे वय स्वतः कमवायचं आहे. हा. पण या वयामध्ये, या वर्षामध्ये अजूनही आपले आई वडील आपल्यावर खर्च करतायत. हे सर अजूनही क्लासला पैसे आई वडिलांनी दिलेत, नाही तुमच्या स्वतःच्या पैशावर तुम्ही हा क्लास लावलाय. Yes, कुणाच्या sir. मिस्टरांनी दिलाय, कुणाच्या आईने दिलाय, कुणाच्या वडिलांनी दिलाय, कुणाच्या सासूने दिलाय, कुणाच्या सासऱ्याने दिलाय, कुणाचे सासरे असून सुद्धा आई वडिलांनी दिलाय, कुणाला स्वतः कष्ट करून इथं भरावं लागलंय. वय वर्ष 30 आहे. ज्या वयामध्ये स्वतः कमवायचं असतं, खर्च करायचं असतो आपल्या लेकरा बाळांसाठी, त्या वयामध्ये अजून नुसतं शिकतोय. हे किती दिवस चालणार आहे? आता पास झालं ठीक, नाही पास झालं तर परत अजून तेच का? आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आउट ऑफ सिलेबस पलीकडे जाऊन सांगतो, आता जी सरकार येणार आहे किंवा आलेली आहे, जी स्थापन होत आहे, ते तुमच्यासाठी लकी असणार आहे. कारण हीच ती सरकार आहे ज्यानं पवित्र पोर्टल नावाचं भाग आणला आणि पवित्र पोर्टलद्वारे 0 रुपये इन्व्हेस्टमेंट करता तुम्ही शिक्षक झालेला आहात आणि होणार आहात. मागच्या 2017ला जेव्हा त्यांनी पवित्र पोर्टलद्वारे पहिली परीक्षा घेतली आणि ती 2019ला त्यांनी पहिली शिक्षक भरती केली. लोक जॉईन पण झाले, कोरोनाच्या काळात जॉईन झाले आणि त्या लोकांनी सुद्धा 1 रुपया खर्च न करता त्या काळामध्ये 12,000 शिक्षक भरती झाली. आणि दुसरं आलं पोर्टलच्या द्वारे, जे 2022ला जाहिरात काढली, 23ला परीक्षा रिझल्ट लागला आणि 24ला त्यांनी शिक्षक भरती केली, 2024ला. तर याच्यामध्ये सुद्धा जवळजवळ 12,000 प्लस, सॉरी 24,000च्या आसपास काहीतरी त्यांनी शिक्षक भरती केली. एवढी मोठी शिक्षक भरती होणं आपल्यासाठी एक महत्वाचं आहे. आता बघा, एवढे सगळे झाले, अजून एक तुम्हाला चान्स आहे, कारण सरकारनं पाठीमागं जाता जाता सांगितलं होतं की मी 2024 मध्ये टीईटी घेईल 3री आणि त्याच्यानंतर मी एक मिनिट, सर आवाज येत नाहीये. रुको बोले सर. हा. म्यूट आहे. आता तुमच्याकडे काय संधी आहे? येतोय ना माझा आवाज? आता तुमच्याकडे एक संधी आहे, ते म्हणजे हे सरकार नवीन शिक्षक भरती काढू शकतो. कारण जाताना सांगितलं होतं की 2024 मध्ये पहिलं मी टीईटी काढेन, त्यांनी टीईटी काढली. आता या येणाऱ्या आठवड्याभरामध्ये किंवा ह्या महिन्याच्या अखेरी किंवा येणाऱ्या पुढच्या आठवडे 15 तारखेपर्यंत त्याचा रिझल्ट पण येऊ शकतो आणि आन्सर की सुद्धा येऊ शकते. त्याच्यानंतर तो कधीही टीआयटीची घोषणा करू शकतो. त्याच्यामुळं आपल्याला ही परीक्षा पास होणं अनिवार्य आहे. सपोज गव्हर्नमेंटनं डिसेंबरमध्येच जाहीर केलं की मी जानेवारीला घेणार आहे आणि तुम्ही ह्या परीक्षेमध्ये जर पास नाही झालात तर तुम्हीच काय उपयोग आहे हो एवढं मेहनत करून? काय ते वर मरा लागले उगं 5,000च्या त्या 2,000च्या रुपयाच्या त्या नोकरीसाठी पळा लागले उगं, सकाळी उठते जाते. अभ्यासाला वेळ आहे का? अभ्यासाला वेळ देताय का? काय करताय का? काय काय पाय प्राप्त करताय? ही नोकरी तुम्हाला 50,000 रुपये घर बसल्या देणार आहे, जी ज्याच्यामध्ये तुम्ही अभ्यास करून पास होणार आहे. कारण सगळ्यात जास्त जागा प्रायमरी सेक्शनला आहेत. प्रायमरी म्हणजे कसं असतं? 1ली ते 5वी आणि दुसरं आहे हायर प्रायमरी म्हणजे 6वी ते 8वी आणि मग 9वी 10वी आणि 11वी 12वी. आपलं कसं आहे, बीएड झाले म्हणजे मी 9वी 10वीला जाणार, 11वी 12वी जाणार. याच्या जागा कमी आहेत तुमच्या माहितीसाठी. टीईटी सीईटी पास झाले, नोकरी मिळणं गरजेचं आहे सद्यस्थितीला. मग ती कुठं आणि कशी मिळते इट इज नॉट इम्पॉर्टंट, ती मिळणं गरजेचं आहे. आणि ती मिळवण्यासाठी तुम्हाला या 1ली ते 5वी किंवा 6वी ते 8वी वर हे तुम्ही जर सीटीईटी टीईटी पास झाले तर ही नोकरी तुम्हाला मिळणार आहे. आणि ही नोकरी तुम्हाला जर मिळवायची असेल
काही जणांनी पैसे भरून ठेवले, तो फक्त त्यांना सांगितलंय की तू हे सर्टिफिकेट घेऊन ये, तुझं लगेच अप्रुव्हल काढतो म्हणून. 10,000 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये भरून त्यांना हे सीईटीचं प्रमाणपत्र फक्त देणं बाकी आहे. मग मला सांगा, जर ही तुम्ही संधी जर घालवली, तुमच्या आयुष्यामध्ये परत का उपयोग असणार आहे का? तुमचा काय उपयोग है जिंदगी में आकर, अगर तुम सीधी एक क्वेश्चन पेपर या फिर एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते? देखो उन लोगों को जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और क्वालिफाय होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और तुम्ही बघा, तुमच्याकडे बघा, तुमच्या तोंडाकडे बघितल्या सुद्धा लक्षात येतं की तुम्हाला अभ्यासाचा कसलाही सिरियस नाहीये, कसलंच सिरियस नाहीये. चुप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं. नावालाच येत आहे, नावाला जात आहे. अरे 10-12 दिवस राहिलेले आहेत आपल्याकडे. या 20 दिवसामध्ये सुद्धा अभ्यास होऊन, चांगला अभ्यास करून आपण पास होऊ शकतो. फक्त नुसते तुम्ही क्वेश्चन पेपर जरी सोडवले, इथले दिलेले क्वेश्चन पेपरवर फोकस केला, मी जे सांगतो ते टॉपिक पटकन केले, तर तुम्हाला यश नक्कीच आहे. पण तरी सुद्धा तुमच्यात काही परिणाम होईना, तुम्हाला असं उठावंसं वाटेना, धावावंसं वाटेना, काही करावंसं वाटेना, मग तुमचं जीवनात येऊन उपयोगच काय रे? काय उपयोग आहे? तुमचे अजून लोक म्हणतात, काय शिकते म्हातारी पण शिकतेच का? तिला ट्युशन लावली, तिला ट्युशन लावली, उठतीन जातीन मोबाईल घेऊनच बसती. त्याला काय माहित आहे ती मोबाईल घेऊन काय ट्युशन करती का त्याच्यामध्ये रील बघायला लागले? ते काय म्हणणार आहेत आजूबाजूचे आपले? हेच म्हणणार आहे ना. सासू ओरडणार आहे, सासरे ओरडणार आहेत, आई वडील ओरडणार आहे, आणि ओरडणार आहे, त्यांचं साहजिकच आहे. मी गरीब म्हणून जन्माला आलो, हे ह्याच्यात माझा दोष नाही. परंतु 15 वर्षानंतर मी गरीब म्हणून मरणं किंवा गरीब म्हणून जगणं, हे माझ्या आईवडिलाचा दोष नाही, तर हे माझा दोष. कारण 15-16 वर्षानंतर आपल्याला करता आलंच पाहिजे. आणि आता तर आपण 30 वर्षाचे एक चांगले घोडे आहोत, की ज्याला काही अक्कल नावाचा पार्क नाही. मला सांगा, तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल, तुमच्यामध्ये काहीतरी अस्तित्व निर्माण करायचं असेल, ही परीक्षा तुमच्यासाठी महत्वाची आहे का नाही? तुमचं अस्तित्व दाखवण्यासाठी, तुम्ही काय आहे ते करून दाखवण्यासाठी ही परीक्षा तुमच्यासाठी महत्वाची आहे की नाही? येस ऑर नो? फक्त एवढंच सांगा, आहे की नाही? मला तर असं वाटतं की तुमच्यासाठी ती महत्वाची नाही, आणि उगाच तुम्ही टाइमपास म्हणून येताय. नवऱ्याने पैसे भरले, सासऱ्याने पैसे भरले, किंवा वडिलांनी भरले, कुणाच्या भाऊ बहिणीने भरले, मला त्याचा काही नाही. काय नाही, काय म्हणजे काहीच नाही. जर असतं तर तुम्ही बेभान होऊन तुम्ही पेपर सोडवला असता. मी त्याच वेळेस सांगितलं, रोज नुसतं 2-2 पॅसेज सोडवा रे, नुसते प्रश्नपत्रिकेवर फॉलो करा रे, तर तुमचं लक्षच नाहीये. किती जण सोडवतायत, किती जण सिरियस आहेत, किती जणांतर बघूच वाटेना, करूच वाटेना. ते हिंदी कळत नाही म्हणे, अरे तू कर तर ना, तू सुरुवात कर. तुझ्या आयुष्यामध्ये नुसतं एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न कर, ऑटोमॅटिक उजेड येईल. एकदा काय झालं, आता तुम्ही ते हे पाहिलेलंच आहे, मगध साम्राज्य, ते 16 महाजनपद तुम्हाला माहित आहे, सगळ्यांना मी शिकवलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे त्यामध्ये काय झालं होतं, हे महात्मा आपलं गौतम बुद्ध एकदा ते ज्या एरियामध्ये फिरत होते, जी छोटी छोटी गावं होती, त्या गावातून दुसऱ्या गावी जात होते. संध्याकाळची वेळ होती, आणि जंगल, या गावावर त्या जाताना जंगल होतं मध्ये, आणि जंगल असल्यामुळे त्या महात्मा गौतम बुद्ध सुद्धा थोडं फास्ट चालत होते, कारण जंगल पार करायचं. आणि त्यांच्या पुढे एक बसलेला, त्या जंगलाच्या पुढे एक बसलेला माणूस होता, एक जो लालटेन, ज्याला म्हणतो लालटेन म्हणजे कंदील, तो कंदील घेऊन त्या जंगलाच्या मेन पायथ्याशी रडत बसला होता. समोर एंट्री करणारा, जंगल सुरू होणार आहे, त्याच्या पायथ्याशी समोर येऊन रडत बसला होता. का? तर त्याला गौतम बुद्धाने विचारलं की तुम क्यों रो रहे हो? त्याला विचार, का रडतोय तू? तर त्यानं सांगितलं की रात्र होणार आहे, हे एवढं मोठं जंगल आहे, आणि मला माझ्या घरी जाणं गरजेचं आहे, कारण मला तिथं माझी आजारी बायको आहे, त्याला जाऊन भेटणं किंवा त्याला दवाखान्याला घेऊन जाणं गरजेचं आहे. परंतु शोकांतिका ही की दिवस मावळतीकडे चाललाय, याच्यामध्ये मोठी जंगलामध्ये मोठं जनावर असतील, हे असतील, आणि हे मी जंगल कसं पार करू म्हणून रडत बसलाय. हातामध्ये तर कंदील आहे. त्याच्यावर हसत गौतम बुद्धाने प्रश्न केला की अरे बाबा रे, तुझ्याकडे तर लालटेन आहे, तेरे पास लालटेन आहे, तुझ्याकडे कंदील आहे, मग असून तू का रडतोय? तो म्हणला की एवढ्या मोठ्या अंधारामध्ये, एवढ्या मोठ्या जंगलामध्ये हे लालटेन काय कामाचं? त्याच्यावर खूप छान उत्तर गौतम बुद्धांनी दिलंय. काय दिलंय? की तू एक पाऊल टाकून तर बघ. तू हा लालटेन घेऊन, हे कंदील घेऊन एक पाऊल टाकून तर बघ, ऑटोमॅटिक प्रकाश तुझ्या सोबत येईल. ते ऐकून तुम्हाला शक्य आहे का? अरे तू बघ तर,
आणि त्यानं पाहिलं आणि बघितलं, एक पाऊल टाकला तसं ते कंदील ते उजेड त्याच्या बरोबर यायला लागलं, दुसरा पाऊल टाकला तसं ते यायला लागलं. असं करत करत त्याने जंगल तास 2 तासात पारही केलं, त्याला कधीच कळलं नाही. हा, लक्षात घ्या, आपलं पण असंच आहे. आपण छोटी छोटी सुरुवात केलो, मी हे कधी करू, हे नका, अरे आहे ते तर कर, छोटे छोटे स्टेज घे, एक 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 पाऊल टाक, तर हेच तुझ्याच हातात आहे. पण तू उठायलाच तयार नाही, तू करायलाच तयार नाही. घेतोय बॅग, घेतोय पर्स, निघतोय शाळेला, जातोय, शाळा करतोय, सकाळी 7 ते 3 मरमर मरतं गाढवासारखं काम करतोय आणि माघारी येतोय. आणि मग आलंय थकून दमून येतो, उठायला नाव घेत नाही, अभ्यासाचा मूड राहत नाही. आणि असा माणूस काय ते त्याच्या यशापर्यंत जाणार आहे. झालं की उठलं की जमलं तर ते क्लासला येतो, नाहीतर बाजीरावासारखा बसतो मोबाईल बघत, रील बघत आडवा पडून. आणि काही जण तर हे क्लासच आडवा पडून बघतात, कसलाही सिरियस नाही. पैकी मोबाईलवर धरलाय ना, असं लोळून झोपून बेडवरती ह्याच्यावरती करून बघतोय. अरे ज्याच्या आयुष्यामध्ये काही गोलच नाहीये, तो काय गोल अचीव्ह करणार आहे? ज्याच्या आयुष्यामध्ये त्या माणसाला स्वतःला व्हॅल्यू नाहीये, तो काय करणार आहे? अरे ज्याला व्हॅल्यू आहे आणि ती व्हॅल्यू प्राप्त करायची, तो माणूसच पुढे जातो. बाकीचे आयरे गेरे चपरे काही करू शकत नाही. मग आपण छपरे आहो, ऐरी गैरी आहो, का काय माझ्यामध्ये काय स्पिरिट आहे हे जर दाखवायचं असेल तर ह्या परीक्षेमध्ये तुला पास व्हावंच लागेल. येस ऑर नो? बरोबर आहे का चुकीचं आहे? त्या परीक्षेमध्ये तुला Yes, sir. बरोबर. व्हावंच लागेल. तुझी किंमत तुला दाखवावी लागेल, तुझं अस्तित्व तुला दाखवावं लागेल, मी काय आहे हे तुला प्रूफ करून दाखवावं लागेल. ज्याच्यासाठी ज्या लोकांनी एवढं हेलापेष्टा टोचल्या, एवढा पैसा खर्च केला, जर सार्थक लागत नसेल तर तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये सुद्धा व्हॅल्यू नसणार आहे. येस ऑर नो? तुम्हाला गिनणार सुद्धा नाही. अरे एवढा मोठा खर्च केला मी आणि हे साधं परीक्षा पास होईना, म्हणतील का नाही म्हणतील? येस ऑर नो? म्हणतील का नाही म्हणतील? साधी परीक्षा पास होईल. आणि मग आपली आई वडील हे जर साधं पास होत नसतील तर आपल्या मुलांना सुद्धा बोलण्याचा हक्क आणि अधिकार आपल्याला नाहीये, लक्षात घ्या. आपण ओरडतो ना मुलाला, अभ्यास कर, असं कर, तसं कर, लय मोठं तोंड घेऊन, तर तुम्हाला तेही अधिकार नाहीये जर स्वतःवर इम्प्लिकेशन होत नसेल तर. मूर्ख आहे तो, आपण मूर्ख आहोत चक्क. अरे ज्याला आपल्याला माहित नाही, आपलं यश कशात आहे माहित नाही, आपलं सुख कशात आहे माहित नाही, आपलं टार्गेट कशात आहे माहित नाही, ही माणसं म्हणजे मूर्खच आहे, काही नाही. आणि मग लोक नावं ठेवत असतील तर त्या बिचाऱ्या लोकांचं तर काय चुकतंय? लोक ही नावं ठेवण्यासाठी असतात आणि आपल्याला ती प्रूफ. येतोय का आवाज? आवाज येतो? हो सर. हो हो सर. सर. हो सर. येतो का गेला आवाज? नाही सर, येतोय आवाज. येस सर. येतोय सर. गुड आवाज येतोय का? मॉर्निंग. माझा येतोय का? हो येतोय सर. सरांचा पण येईल. येतो सर, आवाज येतोय. येतोय का आवाज? येतोय सर. येस येस सर येतोय. येतो सर. येत नसेल तर मेसेज करा बघा, मला आवाज येईना. आवाज मला येईना तुमचा, ना माझा तुम्हाला. मला काहीच कळेना. सांगा बघू सर पटपट. तुमचा आवाज येतोय. कसं मी पुढे जातो पटपट? काय होतंय की तुमचा माझ्याकडे आवाज कसल्याही पद्धतीने येईना. Welcome to NZ Music World. Please note. आता येतोय आवाज? हो सर, येतोय तुमचा आवाज. हो सर. हो सर, येतोय सर तुमचा आवाज. हो. आता बघा, आता आपण शेवटच्या स्टेजला आहोत. कळतोय का मी सांगितलेलं जे समजलं? समजलं. हो सर. हो. तर बघा, आता शेवटची स्टेज आहे जी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो 13 वर्ष से ऊपर है. जो नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है. तो ये उत्तर परंपरागत है. 13 वर्ष के ऊपर का बच्चा यानी एक कौमारी अवस्था या कुमारावस्था में होता है. ये कौमारी अवस्था या कुमारावस्था में का बच्चा शारीरिक मानसिक स्तर से परिपक्व हुआ होता है, उसको नैतिक स्तर पता होता है और वो अंगीकृत होता है. इसका मतलब क्या है? उसने पढ़ा है, नेहमी खरे बोला है, हमेशा सच्चा बोले, तो उसको मालूम है सच्चाई बोलना है, वो झूठा नहीं बोलेगा. तो वो गुण उसमें भीतर ही
फिक्स हो गया है, तो चरित्र का निर्माण उसका अच्छे से हो गया। और वो चरित्र अच्छा होने की वजह से अगर वो कभी झूठ नहीं बोलता है, गलत नहीं बोलता है, हाँ, तो फिर वो अच्छा हो गया। अगर वो गलत है, अगर वो बुरे काम करता है, बुरे कर्म करता है, तो बुरा हो गया। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। जो भी कुछ काम है, सामाजिक काम है, और उसको वो पूरा करने में वो रुचि रखता है। रुचि यानी इंटरेस्ट रखता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व की प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था अंतर्गत कार्य करता है। बघा, शाळेमध्ये जेव्हा पण तू असतो, घरात असतो, जिम्मेदारी तू करतो. 13 ते 17 वर्षाचा मुलगा, बरोबर आहे, 13 ते 17 किंवा 13 ते 18 वर्षाचा मुलगा बघा कधी पण तो आपल्या घराबद्दल, अपने घर के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में वो प्राधान्य देता है, रिस्पॉन्सिबल करता है। जो भी कुछ सही काम है, बराबर काम है, वो करने की वो सोचता है। अगर वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में होता है। इस स्टेज में दो उप स्टेज आते हैं। एक है सामाजिक अनुबंध, यानी कोरिलेशन हो जाता है उसका सोशल से। हाँ, इस अवस्था के बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, या यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि देखो, बच्चा अभी 10वीं पार कर चुका होता है या फिर 10वीं में होता है, तो वो बड़ों को क्या करता है, अपोज करने लगता है, अपने माता पिता को अपोज करता है। अगर हम घर में कोई उत्सव या सन, समारंभ, ईद मनाते हैं, तो वो ये क्यों मनाना है, ये क्यों करना है, हाँ? वो आस्तिक और नास्तिक की बात करने लगता है, नियमों गलत सच की परख रखता है, और वो सोशल रिस्पॉन्सिबल भी होता है। उदाहरण के स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाए कि जीवन बचाना उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कार्य करने के लिए। हाइजीन ने दवा इसलिए चुराई कि उसकी जिम्मेदारी थी अपने बीबी को बचाने की, तो वो जो कार्य है ये सामाजिक अनुबंध होता है। और दूसरा स्टेज आता है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसमें इस अवस्था में बच्चे अंतःकरण, हाँ, की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चों का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करता है, जो कुछ रियल है, हाँ, उसके ऊपर दूसरा क्या रिएक्ट करेगा वो सोचे बगैर खुद के भीतर से क्या आवाज आती है, सही क्या है गलत क्या है, वो करने लगता है। जैसे कि वो रास्ते से जा रहा है और जाते वक्त उसके सामने एक्सीडेंट हो गया, और भीतर से आवाज आई, या फिर उसके साथ जो दोस्त है उसने कहा कि मत रुको, मत चलो, लेकिन भीतर से आवाज आई नहीं मुझे हेल्प करना है, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो उतरता है, देखता है कौन गिरा है, उसको पानी पिलाता है, उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। ये वो जो सही लगता है वो करता है, क्योंकि ये भीतर से आंतरिक आदर्शों का द्वारा होता है। क्योंकि उसने पढ़ा होता है ना, किसी को मदद करना है, जो संकट में है, परेशानी में है, ये उसने फिक्स कर लिया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो कर रहा है। वो दूसरों की किसी की नहीं सुनता है, वो खुद करके जाता है। तो ये स्टेज थे 3 महत्वपूर्ण जिससे हमने सीखा। अब इसमें भी क्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य भी अवस्था है, जैसे एक स्वयं केंद्रीय अवस्था है, हाँ? ये जो बाकी की हैं इसको हमें फोकस नहीं करना है। अगर हम एक करेंगे तो हमारे से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा। और अब जो पहले की है, कितने अवस्था पढ़े हमने, कितने अवस्थाएं पढ़े, 3 सर। 3 सर, 3 कौन कौन सी, पहली अवस्था सर। पहिली पूर्व पूर्व परंपरागत, परंपरागत परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर उत्तर परंपरागत परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। बराबर। दूसरी स्तर पढ़ी हमने, दूसरा स्तर अधिकार, दूसरा स्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उसमें 2 भाग आते हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अच्छा अच्छा लड़का लड़का अच्छी लड़की। और तीसरा पढ़ा हमने उत्तर परंपरागत तर नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर या आत्मांगीकृत अंगीकृत नैतिक मूल्य, और उसके 2 भाग, सामाजिक बराबर। अनुबंध, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नैतिक अनुबंध। इसी तरह से स्टडी करना है। हमारा स्टडी का रुख ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। हमें क्या करना है,
एक ब्लैंक पेज पे इसके 3 हिस्से बनाने हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है कौन, दूसरा है कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। और तीसरा है वाइगोत्स्की। हाँ। और इनके स्टेज और उनके स्टेज में क्या करना है वो लिखना है, और इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह चलना है, किस तरह से चलाना है, वरना आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आपके जो पढ़ाई करने का तरीका है, जो अब तक था वो नहीं रखना है, आप तक से आगे जाना है। आतापर्यंत तुम्ही ज्या पद्धतीने अभ्यास केला ती पद्धत जर तुम्ही ठेवली तर तेच मिळणार आहे जे आतापर्यंत मिळत आलेलं होतं। त्याच्यासाठी अभ्यासाची पद्धत, थिंकिंग पॉवर आणि स्पिरिट मिळवून तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। लक्षात घ्या, जे वय आहे हे वय तुम्हाला मगाच सांगितलं हे कमवायचं वय आहे, बरोबर का? कमवायचं आहे। अजून ह्या वयात तुम्ही शिकताय, लक्षात घ्या, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। ज्या वयामध्ये तुम्ही कमवून तुमच्या आई वडिलांना घालायचं असं, तर त्या वयामध्ये तुम्ही आई वडिलांच्याच पैशावर अजून जगत आहात, नवऱ्याच्या पैशावर जगत आहात। नो स्वतःचं काही अस्तित्व नाहीये। हे जर अस्तित्व मिळवायचं असेल, हे अस्तित्व कमवायचं असेल, याच्यामध्ये काहीतरी सिद्ध करून दाखवायचं असेल, तर तुम्हाला यशस्वी व्हावं लागेल। येस ऑर नो? येस ऑर नो? यशस्वी व्हावं लागेल। आणि यश आणि यश असंच मिळणार नाहीये, याच्यासाठी कष्ट स्थिती। तुमचं यश ही परीक्षा आहे, काहीतरी मिळवून दाखवण्याची, काहीतरी करण्याची। हे परीक्षा झालं तरच तुम्ही TAIT साठी एबल असणार आहे। TAIT साठी काय असणार, तुम्ही एबल असणार आहे। आणि ही परीक्षा पास, तुम्ही कुणाला असं वाटत असेल मी 8वी ते 12वी पर्यंत भरते, आता रे बाबा तुझ्या माहितीसाठी सांगतो 8वी ते 12वी पर्यंत जागा कमी आहेत, लवकर निघत नाहीत, अजूनही भरल्या गेल्या नाहीत। आता ह्या मागच्या ह्याच्यामध्ये भरल्या गेल्या त्या सगळ्या इंटरव्ह्यूद्वारे गेल्या गेल्या, आणि कोणी नाही असं नाही, सगळ्यांनी कम से कम 5 आणि ज्यादा 15 लाख किंवा 12 लाखापर्यंत पैसे भरलेले आहेत। विचारा तुमचे मित्र वगैरे। तर त्याच्यासाठी फुकटमध्ये लागायचं असेल, 1 रुपया न भरता लागायचं असेल, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करायचं असेल, तर तुम्हाला CTT पास होणं अनिवार्य आहे। कुठं नोकरी लागते हे महत्वाचं नाही, नोकरी मिळणं हे महत्वाचं आहे। येस ऑर नो? येस ऑर नो? येस सर। तर आपला या ठिकाणी TDP चा तास संपतो, आणि या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांचं SST आहे, ज्याला आपण सोशल स्टडीज म्हणतो, तर त्यांच्यासाठीचा तास आता लेक्चर सुरू होत आहे।